हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। और ये एक ऐसा बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग हर साल नीट में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, या अल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बेटा आपका मैच द कॉलम, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में पूछते हैं। तो क्यों ना हम इन वैल्यूज को एकदम टिप पर रखें बेटा। ये कभी भी कोई भी अगर हमें सोते से जगा कर भी पूछे तो हमें इन वैल्यूज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। देखिए बच्चे, हम एक्यूरेसी के साथ अगर काम करेंगे, जिसको हमको पता है कि ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल आता है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्यों डाउट रखें। मतलब उस क्वेश्चन को तो हमें देखते ही उसका आंसर पता चल जाना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस को जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उन क्वेश्चंस को बेटा हमें लगभग आधे मिनट से कम टाइम में भी सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि इससे हम लोग जो टाइम है उसको कंजर्व कर सके और अदर क्वेश्चंस के लिए हम लोग उसको यूज कर सकें। ठीक है, चलिए। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी आपको, टाइडल वॉल्यूम। जैसे कि हम हर लेक्चर में पढ़ते हैं कि एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा, टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग जितने एयर को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वही क्या था बेटा आपका टाइडल वॉल्यूम। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, मतलब कहने का मतलब क्या है कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी एयर को हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं या इनहेल कर सकते हैं, उसको हमने क्या बोला था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितने वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, उसको हमने क्या बोला था बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। तो हमने इंस्पायरेटरी जब रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात की थी, तो उसका बेटा वैल्यू कितना था, 2500 ml टू 3000 ml था। अब अगर हमने बात की थी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो वो कितना था बेटा आपका 1000 टू 1100 ml। और अगर हमने बात की थी रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो वो था बेटा आपका 1100 टू 1200 ml। अब इसी को हमने जोड़ जोड़कर क्या बनाया था बेटा, कैपेसिटीज बनाई थी। अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, तो इसमें क्या आता है बेटा आपका ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि अगर नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर बेटा हमारे लंग में हमेशा रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या बात की बेटा, चौथा जो मैंने कैपेसिटी देखा था, उसको मैंने क्या बताया था, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी। और इससे क्वेश्चन लगभग पूछते ही है बेटा। नॉर्म हम लोग जितना फोर्सफुल एक्सपायर करेंगे आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी। इसमें आपका आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम है नहीं, टाइडल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम तो बेटा कभी हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर ही नहीं सकते। टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये क्या हो गया था आपका वाइटल कैपेसिटी। और कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग लंग में भर सकते हैं, उसको मैंने क्या बोला था, लंग कैपेसिटी। और ये क्या था आपका, उसी में से जो वाइटल कैपेसिटी है, उसमें से आप क्या जोड़ दीजिए, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दीजिए, तो आपका पूरा क्या आ जाएगा बेटा, लंग कैपेसिटी। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू वापस से दे दिया, जो मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको पढ़ाया था। ठीक है, देखिए बेटा, कि क्विक रिवीजन कराने का मतलब मेरा मकसद ये होता है ताकि आप चीजों को जो लास्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं, उन चीजों से अवेयर रहिए। ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा आते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। फिर मैंने आपको तीन चीजें और पढ़ाई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक मैंने क्या बोला था बेटा आपका, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा आपको, डेड स्पेस वॉल्यूम। तो इनके बारे में तो मैंने बता दिया था। और एक मैंने होमवर्क दिया था जिसका नाम था बेटा आपका, क्या बताइए, एल्वियोलर वेंटिलेशन।
ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन। इतनी बात समझ में आई क्या? एल्वियोलर वेंटिलेशन को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, आपको होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन बच्चों ने देखा भी और उसको फिर क्या, उसको बताया भी नहीं। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो चीज ये है बेटा कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप देखिए मेरा अगर जो वीडियोस देख रहे हैं बेटा, तो मैं आप सब बच्चों से यही रेकमेंड करूंगा कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको या तो प्रॉपर तरीके से देखिए और एकदम सिंक्रोनाइज वे में देखिए, अदरवाइज आप कहीं को और भी लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आधा अधूरा लेक्चर मत देखिए, क्योंकि अगर आधा अधूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं जो भी बच्चे मेरा रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज 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 उन वीडियोस को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, तभी आप एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तक पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं बेटा, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपके लोग के लिए, वो मुझे लगता है कि वो सफल होगी। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब मैंने क्या बोला, एक एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन के मैंने आपको बताया था कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है आपका, 500 ml, उसमें से जो आपका 150 ml होता है, जिसको हम लोग डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं, वो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बेटा वो एयर ट्रैप रहती है। ठीक है, और वो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब मुझे बताइए कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं तो वो एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, 350 ml के आसपास पहुंच रही है, क्योंकि 150 तो कहां पर ट्रैप हो गई आपकी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो इतना वॉल्यूम तो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है बेटा, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया, 350 ml। तो 350 ml ही आपका गैसियस एक्सचेंज में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपको पर मिनट पूछे तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, 350 ml इंटू 12 कर देंगे, तो जितनी भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका, एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट। ठीक है, जैसे मैंने मिनट वेंटिलेशन पढ़ाया था, वैसे ही मैंने आपको वो क्या बता दिया बेटा, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जरूर जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यही क्विक रिवीजन करेंगे, और आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मुझे एक बात बताइए आप, मुझे बच्चों एक बात बताइए आप, कि जब हमने बहुत शुरुआती में जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको वहां पर 5 स्टेप्स पढ़ाए थे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा आपको, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा कि हम लोग ब्रीदिंग और ये पल्मोनरी वेंटिलेशन को बहुत अच्छे से हर प्रोस्पेक्ट को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब दूसरा जो था बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, तो वही पोर्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और अगर हम लोग थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड बताइए बेटा हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसको हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर फोर्थ क्या मैंने बोला था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और लास्टली था बेटा क्या आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको आप बॉटनी में पढ़ते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन। आ गई बात समझ में? तो आज का जो टॉपिक है बेटा दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे भी मैं हम आज फोकस करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन बताइए बेटा, इन बिटवीन एल्वियोलाई एल्वियोलाई एंड ब्लड, मतलब हम लोग ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में आज देखेंगे। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे वर्क करना है। मुझे बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पढ़नी है बेटा, एल्वियोलाई के बारे में पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है बेटा, एल्वियोलाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने को यही पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एल्वियोलाई इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग।
ठीक है, और जिसका नंबर हमारे लंग में होता है 300 मिलियन। मैं दोनों लंग्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि एल्वेलाई जो होती है बेटा, जो एल्वेलाई होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ये एकदम प्राइमरी साइट होती है। फिर लास्टली अगर हम बात करें कि इट इज ए टर्मिनल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। मैंने दो ट्री के बारे में बात किया था बेटा, एक ब्रोंकियल ट्री के बारे में बात किया था और एक रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बात किया था। बहुत अच्छे से बेटा मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया था, और वही चीज मैं आपको आज बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, तो दिमाग बंद करके सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलकर मुंह से जवाब दे देना, और वो क्या बोलोगे कि एल्वेलाई। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसको हमने पढ़ लिया। अब देखो, मैंने आपको जो 3 टर्म बताए थे, उस तीनों टर्म्स को मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है बेटा, मिनट वेंटिलेशन क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर मिनट इन नॉर्मल ब्रीदिंग। इन सब की वॉल्यूम, इनकी मैंने क्या बोला था, इसको आप कैसे कैलकुलेट किए थे बेटा, मुझे बताइए। इस चीज को आपने कैलकुलेट किया था कि आपने क्या किया था, आपने ब्रीदिंग कितना होता है, हाँ, 500 को आपने मल्टीप्लाई किया था 12 से, तो ये कितना आ गया था बेटा, 6000 ml। और अगर आपने 500 ml को इंटू 16 किया था, तो कितना आ गया था बेटा, 8000 ml। आ गई बात समझ में? तो ये लास्ट क्लास में तो हम लोग ने पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोल रखा है बेटा, डेड स्पेस वॉल्यूम, इसको भी मैंने पढ़ा दिया था। इसको मैंने वापस से आपको हर एक नोट्स के फॉर्म में, बेटा मैं ये चाहता हूं कि आपके नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बने, हर एक चीज लगभग आपके नोट्स में मेंशन हो, क्योंकि मेरा ये जोर रहता है कि जो बच्चे नोट्स बना के पढ़ते हैं, उनका जो दिमाग चलता है, जो वहां पर जो आपको याद आता है बेटा। देखिए, जब आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, मैं औरों का नहीं जानता, मैं बच्चों का नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं नोट्स बनाने पे, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाकर पढ़ते हैं बेटा, कई सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर रटते रहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि वो प्रॉपर तरीका नहीं है पढ़ने का। मार्क माय वर्ड्स, वो प्रॉपर तरीका नहीं है पढ़ने का बच्चा। आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जा रहे हैं, तो दैट इज द मेन क्या कहते हैं, आपको यही पाथ फॉलो करना है। इस पाथ से अलावा अगर आप दूसरा पाथ फॉलो कर रहे हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। और याद रखिएगा, कुछ चीजें जो हम गलत करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो मैंने यहां पर क्या बोला है बेटा, आपका डेड स्पेस वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, सब बताया हुआ है, सिर्फ लिख दिया है शब्दों में। कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज while a part of air retain in respiratory tract, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, from nostril to terminal part of bronchiole। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना, कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अच्छा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल भी होता है, क्योंकि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल। ठीक है बच्चों, और मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू तो अपने को पता है नहीं बेटा, है क्या पता, बिल्कुल पता है बेटा। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको 150 ml, बिल्कुल सत्य वचन। ठीक है बच्चों, और यहां पर मैंने एल्वियोलर वेंटिलेशन भी प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज पर मिनट। ठीक है, तो देखो, टाइडल वॉल्यूम से मैंने क्या घटा दिया बेटा, डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 350 इंटू 12, जो मैंने बताया था, कितना आ जाएगा बेटा आपको, 4200 ml आ गया। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16 से, भी जितना भी आएगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों पार्ट तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने इनके भी नोट्स आपको बना के दे दिया, एक मैंने मिनट वेंटिलेशन बता दिया, एक मैंने डेड स्पेस वॉल्यूम बता दिया, और एक मैंने क्या बता दिया बेटा, आपको एल्वियोलर वेंटिलेशन बता दिया। ठीक है, चलिए,
अब हम लोग को क्या देखना है बेटा, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई को पढ़ने से पहले, एल्वियोलाई को पढ़ने से पहले अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एल्वियोलाई में मैंने अभी बताया आपको कि क्या बताया बेटा मैंने आपको बताया कि एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये टर्मिनल पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्री का। ठीक है, और इट इज द बताइए, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो देखिए आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम बेटा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और इसमें तुन्नू तुन्नू से जो पार्ट दिख रहे हैं बेटा, यही क्या है आपके, यही क्या है बेटा आपके एल्विलाई। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि यही तो एल्विलाई है, एल्वियोलाई है बेटा। और इसी को मैंने क्या बोला है अभी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। आ गई बात समझ में? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होते हैं बेटा आपके, एल्वियोलाई, जो कि मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा करूंगा कि जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम हैं उनको भी मैं आपको यहां पर दिखाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने यहां पर एल्वियोलाई यहां पर आपको बना दिया। ठीक है, अब उसको हम लोग अपने ढंग से भी बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पर, एल्वियोलाई एज द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस। अरे वो नहीं बताया क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो बताया बेटा, उसको मैंने पहले से ही लिख दिया ताकि लिखने में टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। दे आर द टिनी सैक्स लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री के बाद क्या आएगा बेटा आपका, रेस्पिरेटरी ट्री, तो उसी के बाद तो आएंगे। ठीक है, और दे आर थिन वॉल्ड। ठीक है, ये थिन वॉल्ड होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या लिखा है, मॉइस्ट। ठीक है, दूसरा, ये तीनों वर्ड्स याद रखिएगा बेटा, तीनों वर्ड्स याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। दे आर द थिन वॉल्ड, दे आर द थिन वॉल्ड, मॉइस्ट एंड richly supplied with blood capillaries। मार्क माय वर्ड्स, इन तीनों चीज को याद रखिएगा, क्योंकि यही बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाकर पूछ ले जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की लाइंस भी लेके चल रहा हूं बेटा, ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, दे आर द थिन वॉल्ड, मॉइस्ट, रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज। और मैंने यहां पर एक नोट लिखा है, और इस नोट को मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग डब्बा में बंद करके बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है, बताइए नोट क्या है बेटा? नोट दिखा बेटा ये आपको? ठीक है, इस नोट में मैंने क्या लिखा है, मॉइस्टेंस, जो का मॉइस्टनेस होता है बेटा, हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड फैसिलिटेट्स इजी इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब याद रखिएगा कि जो एल्वियोलाई होती है उसमें होता है एल्वियोलर फ्लूइड। आइए अब हम लोग बनाते हैं बेटा अपनी एल्वियोलाई, हम लोग बनाते हैं अपनी एल्वियोलाई, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग अपनी एल्वियोलाई बेटा आज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, ये अच्छी से बन गई बेटा हमारी अलविलाई। अब हमें बहुत सारी चीजें देखनी है बेटा। ठीक है, ये ब्लू कलर से नहीं बनाना बेटा मुझे, क्योंकि ब्लू का यूज मैं अभी वीनस सप्लाई के लिए करूंगा। मैं इसको यूज कर लेता हूं
हाँ ये यूज कर लेता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बेटा मैंने क्या बना दी, एक एल्विलाई बना दी। ठीक है, अब याद रखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कई बार आपको एक चीज बताई है कि जो एल्विलाई होती है बेटा, एल्विलाई में होती है आपकी एल्वियोलर एपिथीलियम। और ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा, कौन सी एपिथीलियम है ये है बेटा आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए बताइए कौन सी एपिथीलियम है, ये है आपकी स्क्वैमस एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम है बेटा, ये आपकी स्क्वैमस एपिथीलियम। याद रखिएगा एक बात, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जहां पर भी स्क्वैमस एपिथीलियम होगी वहां पर दो चीजें बहुत कॉमन होंगी, एक डिफ्यूजन और एक फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, क्योंकि डिफ्यूजन मैं यहां पढ़ा रहा हूं और जब मैं किडनी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर फिल्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर मैंने क्या बना दी बेटा, आपकी एपिथीलियम। इस एपिथीलियम को मैं नाम दूंगा एल्वियोलर एपिथीलियम। क्या नाम दूंगा बेटा, एल्वियोलर एपिथीलियम। तो ये है आपकी, सुनते रहना बात, तभी बात समझ हम लोग बहुत दूर तक पहुंच पाएंगे। एल्वियोलर एपिथीलियम, एपिथीलियम। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा बेटा, क्या इसमें बिल्कुल। तो ये जो मैंने बना रखा है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन of alveolar epithelium, of alveolar epithelium। आ गई बात समझ में बेटा? तो मैंने क्या बोला, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलर एपिथेलियम की ये क्या है बेटा, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां ये मैं बना रहा हूं बेटा आपकी पल्मोनेरी, पल्मोनेरी, पल्मोनेरी वेन की आर्टरी, वेन की आर्टरी। ये है बेटा आपकी पल्मोनेरी आर्टरी, और ये जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा पल्मोनेरी वेन। ये जो मैंने बनाया है बेटा, ये है आपकी पल्मोनेरी वेन। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, और ये मैंने क्या बना दिया, पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी। इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो ये है आपकी, याद रखिएगा, ये है आपकी पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी। ठीक बच्चों, और ये जो मैंने बनाया है दैट इज द, दैट इज द पल्मोनेरी, पल्मो, इसको हम लोग यहां ना लिख के कहीं और लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे भी बहुत सारी चीजें लिखनी है। ये है बेटा आपका पल्मोनेरी, पल्मोनेरी वेन। हाँ याद रखिएगा, ठीक है, यहां से पल्मोनेरी आर्टरी,
कहां से आएगी आपकी, कहां से आएगी आपकी, राइट वेंट्रिकल से होते हुए यहां पहुंचेगी बेटा, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और इट कैरीज, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। यहां पर आपका होगा पल्मोनरी आर्टरी में आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ गई बात समझ में। और अगर हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी वेन्स की, तो ये कैरी करेगा बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के नाम से भी जानते हैं, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे होंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है बेटा आपका शुद्ध रक्त और ये है आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है। इतना पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये जो बेटा मैंने बना रखी है पल्मोनरी आर्टरी और वेन, ये एक्चुअली क्या है, ये कैपिलरीज हैं। पल्मोनरी आर्टरी और वेन की क्या है, कैपिलरीज हैं, ठीक है। और कैपिलरीज में मैंने अभी आपको बताया बेटा कि यहां पर क्या होगी आपकी एपिथेलियम। तो ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये जो मैंने एपिथेलियम बनाई, ये किसकी एपिथेलियम है, वेसल्स की एंडोथेलियम है, ठीक है। एंडोथेलियम मतलब आपकी, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसकी ये वाली क्या होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली क्या होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूं आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो इसका जो रेड सेल ये है, पहले मैं बता, इसको मैं बोल देता हूं आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर, वेस्कुलर एंडोथेलियम, वेस्कुलर एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है। आगे बात समझ में, मैं यहां पर बना देता हूं बेटा आपको। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने बनाई है दैट इज बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, वेस्कुलर एंडोथेलियम। आगे बच्चे बात समझ में। और ये है आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम, जो मैंने टुन्नू सा बना रखा है बेटा, ये है आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम। इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बात समझ में आ गई है। ये क्या है आपका वेस्कुलर एंडोथेलियम। आ गई बच्चे बात समझ में। तो मुझे यहां पर देखो, और यही बनाने वाली है, देखो एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम और वेस्कुलर एंडोथेलियम, ये सब मिलके बनाएंगे, ये सब मिलके बनाएंगे बेटा आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये सब मिलके क्या बनाएंगे बेटा आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्या बोला बेटा मैंने, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि यहीं पर होने वाला है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आ गई बच्चे बात समझ में। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा तो हम आगे चले। ये वाला अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो हम और आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन बनाता है। तो याद रखिएगा, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम और वेस्कुलर एंडोथेलियम।
आगे बात समझ में, इसने क्या बना दिया, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा तो मैं आगे चलूं, आगे चलूं, चले बेटा आगे चलें, चलें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, और अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि भैया इसकी जो, इसकी बेटा, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm। आगे बात समझ में, ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा एल्वियोलर एपिथेलियम को, एल्वियोलर एपिथेलियम की सेल्स को, एल्वियोलर एपिथेलियम की सेल्स को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं बेटा, एल्वियोलर एपिथेलियम की सेल्स को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं बेटा, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट। अब मैंने यहां पर अगर टाइप 1 न्यूमोसाइट लिखा है बेटा तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आई होगी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी होती होंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी होती हैं। आइए देखिए इसको किस कलर से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल कलर मुझे मिल गया बेटा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर होती हैं बेटा आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये जो मैं बना रहा हूं बेटा ये क्या है, आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये जो मैंने बनाया है बेटा दैट इज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये जो मैंने बनाया है दैट इज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है बेटा, आपका टाइप 2 न्यूमो। अभी इसका काम बता रहा हूं, रुको रुको रुको, इसका काम बताऊंगा, अभी पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। ये है आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और इसी को एक नाम और दे देते हैं बेटा, दैट इज क्लारा सेल्स, दैट इज क्लारा सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या क्लारा सेल्स। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा, इतनी बात समझ में आई क्या? अब सुनना बात ध्यान से, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होती हैं बेटा, ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होती हैं, ये यहां पर एक फ्लूइड को बनाती हैं, एक फ्लूइड को बनाती हैं। ठीक है बच्चों, है ना, मतलब यहां पर एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आपका एल्वियोलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, आपका एल्वियोलर फ्लूइड। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका एल्वियोलर फ्लूइड है। और यहां पर एल्वियोलर फ्लूइड आने की वजह से, सुनना बात ध्यान से, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बच्चों। ये है आपका एल्वियोलर, एल्वियोलर फ्लूइड। एल्वियोलर फ्लूइड कोशिश ये करता है कि एल्वियोलर फ्लूइड कोशिश ये करेगा बेटा कि जो जो आपकी जो आपकी ये एल्विलाई हैं ये कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो अगर इसके सरफेस टेंशन को अगर हम लोग बेटा कम नहीं करेंगे, अगर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं बेटा, एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। ये जो एल्वियोलर फ्लूइड है ये एक्चुअली यहां पर डिफ्यूजन ऑफ, अगर इसके कारण डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्रभावित हो सकता है। ठीक है, और मैं इस एल्वियोलाई को ये नहीं चाहूंगा कि ये एल्वियोलाई क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो इस कोलैप्स से बचाने के लिए मुझे इसके सरफेस टेंशन को कम करना होगा। मुझे एक सरफेस यहां पर, क्योंकि यहां पर जो फ्लूइड है इसकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि चिपक जाए, तो मुझे इस एल्वियोलर फ्लूइड में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, मुझे इस एल्वियोलर फ्लूइड में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा ताकि इसका सरफेस टेंशन कम हो जाए और यहां पर प्रॉपर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो पाए। और वो कैसे हो पाएगा, जब ये एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होंगी। एल्वियोलाई को कोलैप्स से बचाने के लिए मैं यहां पर बेटा एक डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस ऐड करूंगा, एक डिटर्जेंट लाइक
सब्सटेंस, डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस मैं यहां पर ऐड करूंगा और इस डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस को मैं बोलूंगा सरफेक्टेंट। इस डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस को मैं क्या बोलूंगा? सरफेक्टेंट। ये जो मैंने बेटा डॉटेड बनाया है दैट इज डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस, डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस, डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस दैट इज सरफेक्टेंट। डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस, डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस, और इसी को मैंने क्या बोलना है बेटा? सरफेक्टेंट। क्या बोलना है? सरफेक्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये मेरा पूरा भर चुका है बेटा। अब भर चुका है तो अब हम लोग इसको प्लस करके अब हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या कैसे क्यों, क्या कैसे क्यों। हमने अभी देखा क्या? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। आइए देखते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। आगे बच्चे बात समझ में? टाइप 2 न्यूमोसाइट, सुनना बात ध्यान से। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेक्रेट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेक्रेट्स सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट को यही सेक्रेट करती है बेटा, सरफेक्टेंट। ठीक है, अब ये सरफेक्टेंट करेगा क्या? क्या करेगा सरफेक्टेंट? मिक्स्ड विद एल्वियोलर फ्लूइड। एल्वियोलर फ्लूइड में क्या होगा बेटा? ये मिक्स हो जाएगा, एल्वियोलर फ्लूइड मिक्स्ड विद एल्वियोलर फ्लूइड एंड reduces surface tension, reduces surface tension। ठीक है, और जब यहां पर बेटा जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो इट फैसिलिटेट्स द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इट फैसिलिटेट्स मैंने क्या बोला बेटा? इट फैसिलिटेट्स द diffusion of gases in between alveoli and blood। आ गई बात समझ में बेटा? It facilitates the diffusion of gases in between alveoli and blood। ठीक है बच्चों, अब याद रखना ये जो आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये लेट प्रेगनेंसी में डेवलप होती हैं बेटा। मतलब कि ये लगभग आप समझिए कि थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास ही डेवलप होती हैं। तो अगर कोई प्रीमैच्योर बेबी होता है तो उसमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। और अगर प्रॉपर तरीके से टाइप 2 न्यूमोसाइट डेवलप नहीं हो पाएंगी तो सरफेक्टेंट नहीं बनेगा, और अगर सरफेक्टेंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एल्वेओलर फ्लूइड में मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा तो एल्वेलाई आपकी कोलैप्स हो जाएंगी, और कोलैप्स होने के कारण गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एस्फिक्सिया के कारण जो नियोनेट होता है बेटा उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा कि इस सरफेक्टेंट को
बाहर से देते हैं। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे बेटा, जब आपकी पीडिया में पोस्टिंग लगेगी, तो उस टाइम पर आपको वहां पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सर्फेक्टेंट को बाहर से, हाँ बाहर से बनाया हुआ सर्फेक्टेंट हम लोग लंग में डालते हैं, ताकि हम वहां के सरफेस टेंशन को कम कर सके और एल्वेलाई क्या इन्फ्लेट हो सके और वहां पर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो पाए। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मुझे एक चीज और याद आ रही है, जो जो कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। सरफेक्टेंट जो होता है बेटा, ये बना होता है आपका डाई पाल्मिटॉइल, डाईपॉल्मिटॉइल, डाईपॉल्मिटॉइल लेसिथिन का बना होता है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे लेसिथिन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। फॉस्फोलिपिड का टाइप है बेटा, ये हाँ फॉस्फोलिपिड भी लिख देता हूं, तुम लोग नालायक हो बेटा, तुम लोग समझ नहीं पाते, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। आ गई बात समझ में। ठीक है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का बेटा क्या होता है, आपका टाइप होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सरफेक्टेंट क्या होता है, क्या कौन सा नेचर क्या है उसका, फॉस्फोलिपिड है, और उसमें भी स्पेसिफिक क्या है आपका लेसिथिन। और इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका इसका क्या सिग्निफिकेंस है रेस्पिरेशन में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है रेस्पिरेशन में, बिल्कुल दे दे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट को बेटा आपके चैप्टर्स को मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो ये मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, अब इधर देखो, टाइप 2 निमोसाइट डेवलप्स लेट, नहीं, डेवलप्स थर्ड ट्राइमेस्टर, लेट थर्ड ट्राइमेस्टर, लेट थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। आ गई बात समझ में बेटा, मैंने क्या बोला, लेट थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, डेवलप होता है ना। और अगर प्रीमेच्योर बेबी हो गया तो इसमें टाइप 2 न्यूमोसाइट डेवलप नहीं हो पाएंगे बेटा। अगर प्री मैच्योर का मतलब कि उसने 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 किसने, अरे फीटस ने, या जो बेबी है बेटा, जो आपको डिलीवरी होने के बाद उसने प्रॉपर 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड उसका पूरा नहीं हो पाया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर। ठीक है, तो प्री मैच्योर बेबी की अगर हम बात करेंगे, तो प्री मैच्योर बेबी में ये क्लारा सेल्स या टाइप 2 न्यूमोसाइट डेवलप नहीं हो पाएंगी और उसको एक डिजीज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइलाइन मेम्ब्रेन, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो जाती है बेटा। आ गई बच्चे बात समझ में। अगर ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि जितने भी अदर प्रोस्पेक्ट्स थे वो मैंने यहां पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक दो पॉइंट और सुनो, एक दो पॉइंट और सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है। ठीक है, स्मोकर्स में, हाँ स्मोकर्स में जो स्मोकिंग करते हैं बेटा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर फिक्र को धुएं में उड़ाओगे बेटा तो खुद भी धुएं में उड़ जाओगे। ये हमेशा, स्मोकिंग स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कैंसर कैंसर पढ़ेंगे क्लास 12th में हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, अगर हम स्मोकर्स की बात कर रहे हैं तो स्मोकर्स में जो बेटा ये टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो सकती हैं, और हो सकती क्या होती हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट बेटा क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे एम्फाइसीमा,
एम्फाइसीमा क्या होता है वहां पर बताऊंगा डिजीज में, ठीक है। हाँ, तो स्मोकर्स में टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। डैमेज तो लिखा ही नहीं। आ गई बात समझ में बच्चों? मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज होंगे और इसका एम्फाइसीमा हो सकता है। और याद रखिएगा, जब देखिए, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन से, अगर मैं स्मोकर्स के अंदर बात करूं तो उसमें आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब हमको स्मोकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? नहीं बेटा, ठीक है। और इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण बेटा गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो योर ब्लड, या जो भी बेटा आपका जो भी स्मोकिंग कर रहा है उसका ब्लड कैसा हो जाएगा, हाइपोक्सिक ब्लड हो जाएगा। एंड हाइपोक्सिया कॉजेस एरिथ्रोपोइसिस। पढ़ाऊंगा इसी के बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि हाइपोक्सिया कॉजेस क्या, एरिथ्रोपोइसिस। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब कोई माउंटेन पे चले जाते हैं तो वहां पर उनका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, पॉलीसाइथेमिया। चलिए बात करेंगे बाद में। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो स्मोकर्स में टाइप 2 न्यूमोसाइट डेवलप हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से डैमेज हो सकती है। आ गई बात समझ में? इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी है। ये सारे प्रोस्पेक्ट बेटा मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है बच्चे, तो अगर हम एम्फाइसीमा की, तो इसमें हो क्या सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ। हाँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ। अच्छा, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर में भी क्या हो सकता है बेटा आपका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आइए वापस से हम लोग एल्वियोलाई बनाएंगे, वापस से हम लोग एल्वियोलाई बनाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, नहीं अच्छी बन रही है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार, रुकिए 2 मिनट। चलिए बेटा, मैंने आपका थोड़ा टाइम बचा लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज। बहुत इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक। सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर की। सुनते रहना बात, एकदम एकदम लप्पू है बेटा। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर क्या है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, एयर होती है, मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर में बेटा जो एयर होती है, एयर, उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस होती है, 78% अप्रॉक्स, वो क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 20.84%, 84%, तो ये होता है बेटा आपका ऑक्सीजन। सुनते रहना बात ध्यान से, ये क्या होता है बेटा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये होता है 0.03%। कितना बेटा, 0.03%। आ गई बात समझ में, 0.03%। अब अगर हम लोग ये मिक्सचर ऑफ, क्या इसमें आर्गन भी होगा, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन था वो मैंने बात कर लिया। अब सुनना बात ध्यान से, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना
कौन सी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस और दिस गैस। तो आगे बात समझ में। तो ये पूरा अगर मैं एटमॉस्फेयर में पूरा अगर पूरे गैसेस का अगर मैं पार्शियल प्रेशर देखता हूं, पूरे गैसेस का देखता हूं बेटा, तो वो होगा आपका टोटल, टोटल कितना होता है आपका 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। कितना बेटा, 760 mm ऑफ Hg। आ गई बात समझ में। लेकिन अब मैं यही चीज अगर मैं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही मतलब है, तो मैं उसी का आपको याद कराऊंगा और उसी का लिखूंगा भी। ठीक बच्चों, चलिए। तो अगर मैं बेटा बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका पार्शियल प्रेशर होता है 0.3 mm ऑफ Hg। कितना बोला बेटा मैंने, 0.3 mm ऑफ Hg। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 159 mm ऑफ Hg, 159 mm ऑफ Hg। ये पार्शियल प्रेशर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बसे होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है। उस चार्ट को भी मैं अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस पूरा का पूरा जो चीज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको याद कर लेना है। ठीक बच्चों, अब याद कीजिए कि अब यही चीज, अब ये क्या है बेटा, आपकी एल्वेलाई। ये क्या है बच्चे, आपकी एल्वेलाई। और मुझे बहुत अच्छे से एक बात पता है, एल्वेलाई। ठीक, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, कि ये जो एल्वेलाई है, ये जो एल्वेलाई है, इसमें भी कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। किसका, ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पार्शियल प्रेशर मैं यहां पर देखता हूं बेटा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में देखता हूं बेटा, तो बिल्कुल ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, कितना होता है बेटा आपका, कितना होता है बताइए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आपको एल्वेलाई में याद रखना है, याद रखना है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये होता है 104 mm ऑफ Hg। कितना बेटा मैंने बोला, 104 mm ऑफ Hg, 104 mm ऑफ Hg। कहां पर है आपका, एल्वेलाई के अंदर है ना। कितना कितना ऑक्सीजन का 104 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकलकर एल्वेलाई में मूव करना है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। इसका मतलब कितना होगा बेटा आपका, 40 mm ऑफ Hg। कितना होगा बेटा, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या। ठीक, अब मुझे पता है कि ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मुझे याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वैल्यूज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता होनी चाहिए। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखता हूं, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखता हूं बेटा, तो ये होता है, मार्क माय वर्ड्स, 45 टू 46 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को देखता हूं, किसको देखता हूं बेटा, ऑक्सीजन को देखता हूं, तो ऑक्सीजन होती है, बताइए बताइए कितनी होगी बेटा, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मुझे यहां पर पता हो गए। अब इधर क्या है बेटा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इधर क्या है बच्चा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख लेते हैं इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा, याद रखिएगा दोनों का याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा CO2 का 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। हाँ बताइए, हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 45 था और यहां पर कितना हो गया बेटा आपका 40 हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है 100 mm ऑफ Hg, जो जस्ट लंग से निकल, जो जस्ट अभी अल्लाई से पास हो रहा है, 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। लेकिन सर एनसीईआरटी में तो 95 से 96 mm ऑफ Hg दे रखा है, आप यहां पर गलत बता रहे हो। मुझे ये बात बताओ बेटा कि जो आपका लंग्स है, क्या वो सेल्स का नहीं बना हुआ है? और अगर वो सेल्स का बना हुआ है तो क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी? और क्या वो CO2 लिबरेट नहीं करेगा? तो जो वो CO2 लिबरेट करता है बेटा, जब वो CO2 लिबरेट करता है तो वो डायरेक्टली अपना CO2 वाला जो ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो इसी जगह कहीं पर डाल देता है। और इसीलिए ड्यू टू वीनस एडमिक्सचर ऑफ due to venous admixture of blood, it turns into 95 mm of Hg। इसको मैं लिखूंगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 95 mm of Hg। कितना बेटा मैंने बोला 95 mm ऑफ Hg। बहुत इत्मीनान से चल रहा हूं, भले थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाए, लेकिन ये चीज पूरी अपने को बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझना मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब मुझे ये बात पता है, मुझे अब देखिए, अगर हम लोग ब्लड पढ़ेंगे बेटा तब मैं वहां पर एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अगर मैं पीएच की बात करता हूं, पीएच आ गई बात समझ में, तो ये होगा बेटा आपका 7.34। कितना बोला बेटा मैंने, 7.34। और अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच की बात करता हूं तो ये होता है 7.4। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज, मार्क माय वर्ड्स, ये वैल्यूज बेटा आपको याद रखनी है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, ठीक बच्चों। तो अब पीएच हमने देख लिया, अब मुझे ये देखना है कि पर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी CO2 होगी और कितनी O2 होगी, और वही चीज मैंने यहां पर देखनी है, पर 100 ml कितनी CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी और कितनी ऑक्सीजन होगी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पर फिर से देखना है, मैंने यहां पर अगर CO2 की बात करनी है, अगर मैंने CO2 की बात करनी है बेटा, तो यहां पर CO2 ज्यादा होता है, यहां पर 52 ml पर DL। कितना मैंने बोला, 52 ml पर DL। और अगर यही चीज मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ये होता है बेटा आपका 15 ml पर DL, ठीक। और यही सेम चीज अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर यही सेम चीज मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर CO2 हो जाएगी बेटा 48 ml पर DL, ठीक है। और अगर यही चीज मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन होती है 20 ml पर DL, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यह मतलब नहीं है बेटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां पर सिर्फ CO2 होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं, और इसे देखो मैंने हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, और इसको हम लोग डब्बे में बंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैंने आपको बताई है। और ये चीज आपको
याद रखनी है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, और कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन यहां पर जो CO2 है इसकी वैल्यू कितनी है, 45 से 46। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो CO2 होगी वो इस ब्लड से निकलकर कहां चली जाएगी, एल्वियोलाई में। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर जो CO2 है, यहां पर जो CO2 है बेटा, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर ज्यादा है, तो इसीलिए ये CO2 यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में चली जाएगी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और यहां पर ऑक्सीजन का लेवल बेटा सिंपल से कम है, तो ऑक्सीजन अब इधर मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ये रही बेटा आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, एल्वियोलाई से ब्लड में। ये देखो, आ गए बच्चे बात समझ में। तो ये आपको, यही तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो यही चीज तो मैंने बोलनी थी बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस exchange of gases in between alveoli and blood। एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में हमने क्या किया है, एक्सचेंज किया है। ठीक है, जब हम लोग बेटा ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो वहां पर बेटा मैं आपको हैम्बर्गर और हेल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट ये सब पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि एल्वियोलाई लेवल पे ये हो रहा है और ये हो रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा। तो देखिए यहां पर 760 mm ऑफ Hg है, तो अगर जब हम लोग इनहेल करेंगे बेटा, तो एयर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव कर रही है। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ये ऑक्सीजन आ रही है बेटा, ये क्या आ रही है आपकी, ऑक्सीजन आ रही है। आ गई बात समझ में। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां पर क्या है, 0.3 mm ऑफ Hg। तो देखो CO2 ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से निकल के कहां पर बेटा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो ये आपका CO2 निकलेगा बाहर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि ये सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ बेटा डिफ्यूजन कैसे, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर। तो ये आपका CO2 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, और ये आपका O2 अंदर चला गया। ठीक है, तो यहां पर ये यहां से लेकर एटमॉस्फेयर से लेकर एल्वियोलाई तक में जो पार्शियल प्रेशर, इसको मैंने क्या बोला था, ब्रीदिंग। और यही बेटा इसका क्या था, फर्स्ट स्टेप, यही तो था बेटा। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, तो यही तो फर्स्ट स्टेप था, ब्रीदिंग, जो हम लोग पढ़ के आए हैं। और ब्रीदिंग को ही मैंने क्या बोला था, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो देखो मैंने क्या बोला कि ये जो गैसेस हैं ये सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो कर रहे हैं बेटा, सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करेंगे,
हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव कर रहे हैं। देखो यहां पर जो आपका, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो 159 mm ऑफ जी है, एल्विलाई में कितना है 104। तो देखो यहां पर हो गया हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव कर गई, एल्विलाई में आ गई। और यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर, सिंपल सी बात है, जो जहां पर बन रहा है वो वहीं पर तो ज्यादा होगा। जब फैक्ट्री में अगर किसी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, तो वहां पर वो ज्यादा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो कम होता जाएगा। सिंपल सी बात, CO2 आपके बॉडी में बन रही है, CO2 आपके बॉडी में बन रही है, इसका मतलब CO2 का लेवल यहां पे ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में बन रही है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। नहीं हो रही है क्या? तो सिंपल सी बात है, ये देख लो। ठीक है, तो यही बेटा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, और यही मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब एक दो पॉइंट और सुनो, मुझे यह बताना है कि CO2 इज CO2 नोट, नोट सुनो, पहले 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 नोट देखो। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2, सुनना बात ध्यान से बेटा। डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 20 to 25 times higher than O2। ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 20 to 25%, 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। इसका मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? क्योंकि सुनना, लिपिड solubility, lipid solubility of CO2 20 to 25 times higher than O2। अरे मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ कि जो आपकी सेल्स बनी हैं वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है कि नहीं है? तो अगर जिसकी भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी फॉस्फोलिपिड में, वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी फॉस्फोलिपिड में, वो धीरे से डिफ्यूज करेगी। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट, आपको मैंने यहां पर एक नोट लिखाया है जो आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाइपोक्सिया किसी में पहले होगा कि हाइपरकार्बिया, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि किसी पर्सन में अगर किसी की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, किसी की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाए, सुनना बात ध्यान से, बताऊंगा अगली क्लास में, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर किसी की डैमेज हो जाए तो हाइपोक्सिया पहले होगा कि हाइपरकार्बिया। आप लिख के लाइएगा इसको, नहीं तो मैं अगली क्लास में तो बताऊंगा ही। हाइपोक्सिया पहले होगा कि हाइपरकार्बिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, और हाइपरकार्बिया मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, हाइपरकार्बिया। ये देख के लाइएगा, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बेटा वाटर में भी कम होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में भी कम होती है। लेस सॉल्युबल ऑक्सीजन इज ऑल्सो less soluble in water, और इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे रेस्पिरेटरी
पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में भी कम होती है और इट इज ऑल्सो लेस सॉल्युबल इन वाटर. दैट्स वाई we need that's why we need some रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये सब आपको बेटा मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं, ये सब के सब आपके एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं. दैट्स व्हाई वी नीड सम रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हाँ, और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम तो सुना होगा. क्या है? हीमोग्लोबिन. अब आ गई बात समझ में कि हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में. क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में भी कम है, तो इसको मुझे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मुझे किसी पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सके. मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया. अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, अफेक्ट कर सकते हैं. पहला तो मैंने अभी बताया कि जिसके सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही तेजी से क्या होगा बेटा? डिफ्यूज करेगा. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. पार्शियल प्रेशर. गैसेस मूव्स फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करेंगी. तो पार्शियल प्रेशर का अगर अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, अगर डिफरेंस कम होगा तो डिफ्यूजन धीरे होगा. ठीक है. डायमीटर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. डायमीटर, अगर डायमीटर मोटा होगा मतलब वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मोटी होगी, तो डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा, मतलब कि स्लो होगा. लेकिन अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी तो डिफ्यूजन बहुत अच्छी तरीके से होगा. और इसीलिए हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो लेस देन 1 mm होती है. लास्ट मैंने क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है. जिसकी जितनी सॉल्युबिलिटी लिपिड में ज्यादा होगी वो उतनी ही तेजी से क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा. तो देखो ये वाला पॉइंट भी मैंने कितनी अच्छी तरीके से आपको बता दिया. ये सब मैंने डिस्कस कर लिया. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. अब देखो ये क्या है आपकी एल्वियोलाई. ये क्या है बेटा आपकी एल्वियोलाई. चलो इस वाले पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से हो जाए. इस वाले पॉइंट को हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए. ठीक है बच्चों. तो आज जो हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत लेंथी हो जाएगा और लेंथी होने की वजह से आप लोग वैसे ही नहीं देखते हो, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको बता देता हूं. सिंपल सी बात है. देखो बेटा, बस 5 मिनट लगेंगे. इधर देखो, ये क्या है आपका राइट. ये आपका क्या है बेटा? राइट एट्रियम. और ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल. ये क्या है आपका? लेफ्ट एट्रियम. और ये क्या है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल. सर हार्ट को अलग अलग क्यों कर दिए हो? अलग अलग कर दिए बेटा आपको समझाने के लिए. और ये है आपकी एल्वियोलाई. एल्वियोलाई. ठीक है. अब लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे. ठीक है. ये क्या हो गई आपकी? एल्वियोलाई. ठीक है. अब मुझे बताओ कि ये क्या होगी आपकी? पल्मोनरी वेन. ये क्या होगी बेटा आपकी? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन इसको पढ़ेंगे बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो इसीलिए सबसे पहले मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाता हूं एज कंपेयर टू कि मैं उसको रेस्पिरेटरी पढ़ाऊं. लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग का मन था तो मुझे यही पढ़ाना था. ठीक है. ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा बेटा ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से कहां पर जाएगा आपका? कहां पर जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा के थ्रू होते हुए आपका टिश्यू में पहुंचेगा.
तो ये मैं क्या बता रहा हूं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है बेटा। और जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा फिर टिश्यू में भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इस चीज को मैंने समझाने के लिए यहां पर इस चीज को डिस्कस कर रखा है। और फिर यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, फिर यहां पर क्या बन जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बेटा वो क्या करेगा, वो यहां से ट्रेवल करेगा। ये आपका मैंने मान लिया कि ये क्या है, आपकी इंफीरियर वेना केवा। ये जो मैंने बताया बेटा ये क्या है, आपकी इंफीरियर वेना केवा। और आपकी सुपीरियर वेना केवा भी ऊपर से आएगी, तो ये क्या है आपकी सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और यहां से आकर ये कहां पर ड्रेन हो जाएगा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ये कहां पर चला जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और ये है आपका पल्मोनेरी आर्टरी। दो होती हैं, जो एक राइट लंग में जाएगी और एक लेफ्ट लंग में जाएगी, इसीलिए मैंने दो बना रखा है। तो मैंने एक ही लंग बनाया, तो मैंने एक ही तरफ बनाया बेटा बेटा। तो ये यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंच जाए आपका, लंग्स में। और अभी हम लोग लंग्स में ही तो देखें बेटा कि यहां पर क्या हुआ है, एक्सचेंज। क्योंकि यहां पर CO2 थी और यहां से मैंने क्या बताया कि ये क्या है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे बात समझ में। तो इससे यहां से क्या पार हुआ आपका, यहां से CO2 निकल के कहां पर आ गई, ठीक है। और ऑक्सीजन एल्विलाई से निकल के कहां पर आ गई, ब्लड में, ठीक है। और यहां से एंटर की थी आपकी O2 और बाहर क्या निकली थी आपकी CO2। मैंने हर तरीके से आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारी चीज। इस डायग्राम को मैं वापस से भी डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। मुझे लगता, और ये है आपकी, मैं लिख देता हूं, ये है आपका सुपीरियर वेना केवा, ये है आपका सुपीरियर वेना केवा SVC। और ये है आपका इंफीरियर वेना। सब डिस्कस करेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा, ये हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट। ये हमने क्या देखा बेटा, ट्रांसपोर्ट। ये हमने क्या देखा बेटा कि यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखेंगे इस चीज को मैं थोड़ा सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। और यहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये जो सेम जैसे यहां पर ही पढ़ेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको रुको, ये टिश्यू बन गया। और इसी टिश्यू में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू। आ गई बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म में बता दी। ये है आपकी पल्मोनेरी आर्टरी, पल्मोनेरी आर्टरी। देखो बेटा पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पिक्चराइजेशन कर लेते हैं तो हमें हर चीज बिल्कुल रटनी नहीं पड़ती, और हम हर चीज को बहुत कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्चुअली समझ के उसको बना देते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चे, चलिए। तो यहां पर आपका लेक्चर होता है बेटा खत्म, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस लेक्चर को बेटा एक दो बार जरूर देखना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक बच्चे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को भी आप बहुत अच्छी तरीके से करके आइएगा। नहीं आओगे तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे भी खुश कर दिया करो बेटा, कभी मेरा भी कहना मान लिया करो। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में तो आपको डिस्कस करूंगा ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से खाना पीना खाइए, ठीक है। और
टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग हर कुछ अचीव कर लेंगे। बस अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, क्योंकि अगर भरोसा नहीं रखोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, चीजें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी। ठीक बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए बेटा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और इसीलिए मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक बच्चों, चलिए कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और अगर आपको बेटा लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बेटा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक बच्चों, चलिए ध्यान रखिए और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच बच्चों।